महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ इलाके में एक केमिकल कंपनी में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। हादसे में 4 अफराद हलाक हुए, जबकि धमाके के बाद कंपनी में आग लग गई। इस हादसे में तकरीबन 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। लॉयड ऑस्टिन ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों वज़राए दिफा का मुश्तरका बयान सामने आया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मुलाकात को समरावर बताया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक हुआ है। वाज़ेह है कि इससे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा की मुलाकात पीएम मोदी से हो चुकी है। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उन्हें सुविधानुसार भारत आने को आमंत्रित किया। महामारी के लगातार खतरों के बावजूद उनकी यह भारत यात्रा हमारे रक्षा संबंधों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्रेटरी ऑस्टिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और फ्रूटफुल वार्ता हुई है। हम भारत अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को रियलाइज करने के लिए डिटरमिन्ड हैं। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। मैंने एरो इंडिया 2021 में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन को अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे उम्मीद है कि यूएस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रक्षा में भारत की लिबरलाइज्ड एफडीआई पॉलिसी का लाभ उठाएंगे। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के अवसर हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमारी चर्चा के दौरान हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि तेल रिसाव और पर्यावरणीय आपदाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी और इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग आदि को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की है। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं एक्सेलेंसी, जिससे भारत अमेरिका रिलेशंस का 21वीं सदी होती थी। तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में। लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते।
क्यों नहीं लागू कर सकते, थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते, तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम, अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहां झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफी तकलीफें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुंचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफी तकलीफें आई, काफी अड़चने आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूं इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं
जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली सरकार के बीच टकरार देखी जा रही है और इस बार जो है दिल्ली सरकार की स्कीम को मरकज़ ने बंद करा दिया है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे और मरकज़ का कहना है कि मरकज़ की ही योजना को, स्कीम को बदलकर, नाम बदलकर उसको पेश किया जा रहा था, जबकि अरविंद केजरीवाल ने उन बातों को ठुकरा दिया है। हालांकि ये डोर टू डिलीवरी स्कीम थी और मकसद ये समझा जा रहा था कि घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, बदनवानियाँ कम होगी। दिल्ली सरकार का ये मानना था कि इस पूरी स्कीम से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मगरबी बंगाल का चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपनी गर्मी दिखा रही है। सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। टीएमसी अपने तरक्याती शरहों को गिना रही है तो बीजेपी मजहब का रास्ता अपना रही है। टीएमसी के लिए बंगाल की सकाफत है तो बीजेपी के लिए भगवान राम। इसकी मिसाल बंगाल की कई रैलियां हैं जिसमें भगवान राम का चर्चा बीजेपी लीडरों के जबान पर है। 2300 राम रच राखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि होगा वही जो राम ने पहले से लिखा हुआ है। लगता है इसीलिए पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपने आप को भगवान राम के भरोसे लाकर छोड़ दिया है। लगातार रैलियों में भगवान राम का जिक्र हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में 4 रैली करते हैं, 80 बार भगवान राम का जिक्र करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 रैलियों में 26 बार राम का जिक्र करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1 रैली में दर्जन भर बार तकरीबन राम का नाम लेती हैं। राम कार्ड ऐसा कार्ड है जिससे बीजेपी जो वोटर हैं उनमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपनी इस रणनीति में सफल होती भी दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। पीएम ने मगरबी बंगाल के अवाम से बीजेपी को एक मौका फराहम करने की अपील की। गरीब का जीवन तब सुधर। इस बार बीजेपी सरकार बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है। दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है।
आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। आज हर बंगाल वासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुने छन्ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। बाबा साहब आंबेडकर ने हम सभी देशवासियों को यह अनमोल ताकत दी है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर मुतवातिर तनकीद कर रहे हैं। आज के ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अवाम को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दी और दोस्तों को फायदा किया। इसके अलावा बीजेपी सरकार में कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी लीडर राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ राहुल की जुमलेबाजी है, कांग्रेस हर महाज पर नाकाम है, इसीलिए खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से सर, राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट आया है, उन्होंने फिर से हमला किया है सरकार के ऊपर कि सरकार ने केवल बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी यही बढ़ी है। देखिए, अपने दिल से दुनिया का राज जानना यही राहुल गांधी कर रहे हैं। यूपीए के शासनकाल में जिस प्रकार से देश को उन्होंने हाशिए पे डाल दिया था, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, वही चीज़ आज वो देख रहे हैं। वास्तव में स्थिति यह उल्टी है। कोविड के क्राइसिस के बाद भी, उस संकट के बावजूद भी देश में जो स्थिरता का माहौल है और दुनिया के सभी देशों के मुकाबले भारत जो आर्थिक प्रगति कर रहा है, यह राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सकारात्मक कदम जिसमें हाशिए के लोगों को बचा कर रखा गया, उन्हें सशक्त किया गया, उस पर भी राहुल गांधी उचित टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से खासतौर से जो बंगाल चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, सरकार के ऊपर हमलावर हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में है, न असम में न बंगाल में। वह तो एक किसी भी क्षेत्रीय दल के आगे पीछे करके 2, 4, 5 सीटें लेने के का अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 10 जनपद के अंदर सिमट गई है। इसके बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं ने साफ तौर पे वंशवादी राजनीति पर सवाल खड़ा किया है। अब तक जो सवाल होता था वो टकराव का होता था, कभी भी वंशवादी राजनीति के ऊपर सीधा सवाल नहीं हुआ था। आज पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने वंशवाद की उपयोगिता समाप्त हो गई है, यह संदेश कांग्रेस को दिया है। मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए अच्छा होता है अपने घर को संवारते, सजाते और दुरुस्त करते, इसकी जगह हुए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो जनता को हजम नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। टीवी पर पहली बार आ रहा है अनोखा शो नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च रात 9 बजे देखिए न्यूज 18 उर्दू पर और मिलिए अनिथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने का अनोखा हुनर है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में
वायलिन बजाने जा रही है तो दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एनथियार रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूं? नहीं क्यों? प्लीज मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। नो क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस। बेंगलुरु में जारी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आरएसएस के सरगर्म रुकन दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। दत्तात्रेय 2009 से आरएसएस के माउंट जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे हैं। वाज़ेह रहे भैयाजी जोशी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और उनकी जगह दत्तात्रेय को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। ऐसा ये प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आज पूरा हुआ और अपने 12 वर्षों से जो सरकार्यवाह थे माननीय भैयाजी जोशी, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काफी मेरी आयु भी हुई है और लंबा समय भी इस कालखंड पे हो गया, तो आने वाले समय में संघ के कार्य के संचालन के लिए, नेतृत्व के लिए और अधिक युवा देश भर में घूमने वाले ऐसे सरकार्यवाह चुने और मुझे इस दायित्व से मुक्त करे, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया था। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वैसे ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन संघ तो टीम वर्किंग से चलता है, इसलिए दायित्वों का परिवर्तन होता है। उनके इस अनुरोध को सब प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और उसके बाद आज और जब सारी प्रक्रिया चली तो माननीय दत्ता जी के नाम का अनुरोध प्रस्तावना हुई और सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से श्री दत्तात्रेय जी होसबोले अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है। ज़रिए क़वानीन से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश सामने आई है। पार्लिमानी कमेटी ने 3 ज़रिए क़वानीन में से एक कानून पर अमलावरी की सिफारिश की है। टीएमसी के सुदीप की ज़ेर क़यादत वाली पार्लिमानी कमेटी ने ज़रूरी अशिया से मुतल्लिक़ तरमीमी एक्ट 2020 पर अमलावरी की सिफारिश की है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके। 30 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी में आप के भगवंत मान, एनसी के फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के शफीक रहमान बर्क शामिल हैं। के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे साथ है बात करने के लिए। हुड्डा जी, तीनों कृषि कानून जिसको लेकर आज भी किसान जो है वो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक कानून को जो संसदीय समिति जो है उसने कहा है कि एक कानून को इजाज़त दी जाए कि सरकार उसे लागू करे। देखिए, जो मैंने पढ़ा है वो ये है, उन्होंने कहा संसदीय समिति ने कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एमएसपी का जैसे मेरी रिकमेंडेशन है हमारी कमेटी की, उसमें एमएसपी जो है C2 फार्मूले पे दी जाए तो ही तो आगे बढ़ेगी बात। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए लेकिन खरीद एमएसपी से कम ना कर पाए कोई, उसके लिए या तो सजा का प्रावधान हो या और कोई ऐसा होना चाहिए जो किसानों का इंटरेस्ट वाच करे। आवश्यक वस्तु अधिनियम का ये जो कानून है जिसको लागू करने की सिफारिश की गई है, तो इसमें होना चाहिए, बताया ना मैंने, बगैर एमएसपी लागू करे इस तो फिर मतलब किसान को फायदा नहीं होगा। भाई किसान को मतलब है उसके जो जिन्नस है उसको भाव सही मिले और एमएसपी से कम ना जाए, और एमएसपी का फार्मूला C2 पे हो। स्वामीनाथन ने दिया, लागत जमा 50%, सीधी सी बातें हैं। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का कहना है कि संसदीय समिति ने सिफारिश भले की हो, लेकिन एमएसपी पर अगर नहीं प्रावधान दिया जाए, अगर एमएसपी पर किसानों को अनाज बेचने की इजाज़त ना हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बेशतर सियासतदान अवामी मकामात पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सियासतदानों को एक मिसाल कायम करते हुए अवाम की सरबराही करना चाहिए। ऐसे में न्यूज़ 18 तमाम से अपील करता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है।
मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।